Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का रिलीज किया गया डेटा। तो फ्रेंड्स, 11 साल के बाद, मतलब इससे पहले रिलीज किया गया AIHCE डेटा 11 साल पहले रिलीज किया गया था। तो अब 11 साल बाद गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा को रिलीज किया है। इस सर्वे को कंडक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक महीने में एक हाउस होल्ड में कितना खर्चा होता है कंजम्पशन के ऊपर। ये कंजम्पशन अर्बन हाउस होल्ड्स में 2011 के कंपैरिजन में 33.5% बढ़ा है और फिलहाल अर्बन हाउस होल्ड्स का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 3,510 रुपए। ये एक एवरेज है। और रूरल हाउस होल्ड्स का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2,008 रुपए, जो कि 2011-12 के कंपैरिजन में 40.42% बढ़ा है। फ्रेंड्स, इस सर्वे से पता चला है कि दोनों अर्बन हाउस होल्ड्स में और रूरल हाउस होल्ड्स में फूड पे किए जाने वाला एक्सपेंडिचर कम हुआ है। मतलब इन हाउस होल्ड्स में जो पहले खाने पर एक्सपेंडिचर होता था, वो टोटल एक्सपेंडिचर में अब कम होता है। फ्रेंड्स, इस ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंडक्ट कराने के लिए 2,61,746 हाउस होल्ड्स को सर्वे किया गया था, जिसमें से कि 1,55,014 हाउस होल्ड्स रूरल एरियाज के थे और बाकी अर्बन एरियाज से। फ्रेंड्स, इस सर्वे में जो बॉटम 5% पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उस बॉटम 5% का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 1,373 रुपए और अर्बन एरियाज में इस बॉटम 5% का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 2,001 रुपए और टॉप 5% का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 10,501 रुपए रूरल एरियाज में और 20,824 रुपए अर्बन एरियाज में। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के सभी स्टेट्स में से सिक्किम वो स्टेट है जिसका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है। रूरल एरियाज में सिक्किम का MPCE है 7,731 रुपए और अर्बन एरियाज में सिक्किम का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 12,105 रुपए। फ्रेंड्स, अब हम इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड इस मेजर टॉपिक ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एज वी ऑलरेडी सेड, इसको कंडक्ट कराता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसको कराया जाता है हर 5 साल के बाद। फ्रेंड्स, इस सर्वे से देश में पॉवर्टी लेवल्स का और कंजम्पशन पैटर्न्स का पता चलता है, जिस डेटा को पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है कि पार्लियामेंट के द्वारा पिछले साल यानी कि 2023 में पास किए गए 3 नए क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई से। फ्रेंड्स, इन लॉज में से भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक लॉ है, उसका सेक्शन 106 प्रोविजन 2, जो हिट एंड रन के केसेस से डील करता है और जिस लॉ की वजह से कुछ समय पहले नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी हो गए थे। आई एम श्योर यू रिमेंबर देम। ये सेक्शन फिलहाल होल्ड पर होगा, यानी कि ये तीनों लॉज एक्टिव होंगे 1 जुलाई से, पर ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये तीनों क्रिमिनल लॉज जो इंडिया के क्रिमिनल लॉ सिस्टम को पूरे तरीके से ओवरहॉल करते हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ पास करने के साथ साथ जरूरी है कि पुलिस ऑफिशियल्स को भी फ्रेश ट्रेनिंग दी जाए और इंडिया की जुडिशरी को भी फ्रेश ट्रेनिंग दी जाए। और इसी वजह से इन लॉ को इंप्लीमेंट करने में इतना समय लग रहा है। इस इवेंट से रिलेटेड और कोई अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। यू शुड ऑल्सो पे स्पेशल अटेंशन कि ये लेजिस्लेशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं। इनके बारे में आप जरूर पढ़ ले और सभी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। हाईली लाइकली
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फ्रेंड्स, आई होप यू नो अभी कुछ दिनों बाद जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड काफी सारी न्यूज अब फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पर न्यूज में रिपीट होंगी। फॉर इंस्टेंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वगैरह। और क्योंकि ये जनरल इलेक्शन ईयर है, इसलिए इलेक्शंस भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो इन योर प्रिपरेशन टेक अकाउंट ऑफ दिस इवेंट। ये न्यूज इवेंट रिलेटेड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के द्वारा दिए गए एक डायरेक्शन से। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इंडिया के कलेक्टर्स को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को और बाकी और अथॉरिटीज को बोला है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल फेयर हों, फ्री हों और ट्रांसपेरेंट हों। उन्होंने बोला है कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं निभाता, ये इंश्योर करने के लिए कि सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो ऐसे ऑफिशियल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वो वोटर्स को भी एनकरेज करते हैं और बोलते हैं कि वोटर्स सी विजिल ऐप को इस्तेमाल करें अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के लिए कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि पैसे दिए जाना, लिकर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जाना या फ्रीबीज दिया जाना, ऐसा तो नहीं हो रहा। सी विजिल ऐप के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लोकेशन से जियो टैग्ड होगी और उस रिपोर्ट पे एक्शन लिया जाएगा विद इन 100 मिनट्स ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट। एज ए सेड, दिस इज एन इलेक्शन ईयर और अब इलेक्शन से रिलेटेड आप काफी सारी न्यूज इवेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट अकाउंट द इम्पेंडिंग इलेक्शंस इन योर प्रिपरेशन एंड पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेजर टॉपिक है जिसके बारे में आप अपनी लक्ष्मीकांत से आई होप पढ़ चुके होंगे। यहां पर ब्रीफली बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है इलेक्शन कराना, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिलेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन that Election Commission of India does not conduct elections to the urban local bodies and panchayats in India. ये कराया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेजर टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप नोट से पढ़ लें या अपनी लक्ष्मीकांत या डीडी बासु या किसी और बुक से जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप। तो फ्रेंड, कुछ समय पहले ये न्यूज में आया था कि रशिया ने कुछ इंडियन सिटीजन्स को हायर किया है रशियन आर्मी के सपोर्ट के लिए एज अ सपोर्ट स्टाफ। और उन हायर किए गए सिटीजन्स को अब न्यूज में ये था कि उनको फोर्स किया गया है, उन पर दबाव डाला गया है कि वो रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई में पार्टिसिपेट करें जो रशिया की यूक्रेन के साथ चल रही है। फ्रेंड्स, न्यूज के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग कम से कम 100 इंडियंस तो ऐसे हैं जिनको रशियन आर्मी ने हायर किया है। अब ये न्यूज इवेंट इंडिया के लिए एक कंसर्न की न्यूज है। जिस तरीके से कुछ समय पहले कतर में इंडियन सिटीजन्स को डेथ सेंटेंस दी गई थी, वो भी एक कंसर्न का इवेंट था। ये भी इस ही की तरह एक कंसर्न का इवेंट है। तो इस इवेंट का अब कॉग्निसेंस लेते हुए, इसको एक्नॉलेज करते हुए इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रशियन अथॉरिटीज से बात की है और बोला है कि उन इंडियन नेशनल्स का जो रशियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उनको इस ड्यूटी से फ्री कर दिया जाए। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन बोलते हैं कि ये जरूरी है कि इंडिया और इंडिया के नेशनल्स इस चल रही रशिया और यूक्रेन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट से दूरी बना के रखें। अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड भी अगर कोई अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। अभी के लिए आपके लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज इवेंट रिलेटेड है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI से, जो फंक्शन करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर।
तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंड किया है, ये सलाह दी है कि इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP उसको इम्प्लीमेंट करें। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल, ये ट्रू कॉलर की तरह ही होता है और इसके लिए किसी स्पेशल ऐप की जरूरत नहीं होती एंड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इट विल फंक्शन बाय डिफॉल्ट। तो CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कॉल करता है तो उस व्यक्ति के पास जिसके पास कॉल आ रही है उसके फोन में उस कॉलर का नेम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा और वो नाम होगा जो उस कॉलर ने अपने KYC डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया था जब उसने उस फोन नंबर को खरीदा था। ट्राई ने ये रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि उनके पास डेली बेसिस में काफी सारे स्पैम कॉल्स आते हैं टेलीमार्केटर्स के या स्पैम कॉलर्स के जिनके लिए उन्होंने सब्सक्राइब या साइन अप किया ही नहीं है। There are many complaints that people receive unsolicited commercial communications. अब CNAP से रिलेटेड काफी सारे लोगों के कंसर्न्स भी हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, उसने वार्न किया है कि अगर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसके बेनिफिट्स तो होंगे पर उसके कुछ ड्रॉबैक्स ये होंगे कि उससे यूजर्स की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, उनके नेम्स को मिसयूज किया जा सकता है। अब इससे भी रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, क्या गवर्नमेंट ट्राई के इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी या बाद में करेगी या नहीं करेगी, whatever happens, we'll keep following it. You pay attention to CNAP, which is a pretty simple topic. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है गूगल के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जेमिनी AI से, जो कुछ समय पहले न्यूज में था। तो फ्रेंड्स, गूगल के जेमिनी से एक यूजर ने पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एक फैशिस्ट हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर में जेमिनी AI बोलता है कि मोदी को एक्यूज किया गया है। मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड एज फैशिस्ट। हालांकि इस LLM ने सीधे तरीके से तो नरेंद्र मोदी को फैशिस्ट नहीं बोला, पर यह बोला कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय सम पीपल एज फैशिस्ट। तो अब ये जेमिनी AI का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया था, जिसकी कॉग्निसेंस इंडियन गवर्नमेंट ने भी ली है। तो जेमिनी AI के इस रिस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर बोलते हैं कि गूगल के चैटबॉट का ये रिस्पॉन्स इंडियन लॉज, स्पेशली इंडियन IT लॉज को वायलेट करता है। दिस रिस्पॉन्स हैज वायलेटेड रूल 31B ऑफ IT रूल्स 2021। ये रूल 31B क्या है, इसकी ब्रीफली बात करते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी जनरली अवेयर अबाउट। तो इंडिया के IT रूल्स का रूल 31 प्रोविजन B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रोहिबिट करता है ऐसे कंटेंट को होस्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हार्मफुल हो, डिफेमेटोरी हो, ऑब्सीन हो, पोर्नोग्राफिक हो, पीडोफिलिक हो या फिर अनलॉफुल हो। तो जेमिनी के इस रिस्पॉन्स को इस लॉ के अंडर अनलॉफुल बोला गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो फ्रेंड, कुछ समय पहले केरला स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट्स करें ताकि उन अमेंडमेंट से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर दी जा सके होने वाले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट के इस रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स ऑलरेडी ही एम्पावर्ड हैं सेक्शन 11 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस में। उनके पास पावर है कि वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ट्रैप कर सकें, कैच कर सकें और अगर जरूरत हो एक्सट्रीम कंडीशंस में तो उनको शूट भी कर सकें। यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर केरला की स्टेट गवर्नमेंट को और वहां की लोकल अथॉरिटीज को ही ब्लेम करते हैं और बोलते हैं
कि उन्होंने इस रीजन में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए खास काम नहीं किया है। उन्होंने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए कोई स्पेशल अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की तो बात नहीं करेंगे, पर इस इवेंट से रिलेटेड एक और लेवल डीप बात करेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो वो बॉडीज हैं, पहली है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, दूसरी है सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA, तीसरी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो अलग अलग स्टेट्स में होती है, और चौथी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। ये इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इसके बारे में आप पढ़ लें, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी आप जरूर पढ़ लें। आपके इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन का ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। कुछ समय पहले ही अपने एडिशंस में वी स्पोक कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से मेजर लेजिस्लेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई होप यू हैव दैट लिस्ट विद यू। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मणिपुर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया एक डिसीजन। तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने अपने द्वारा पहले दिया गया एक डिसीजन को मॉडिफाई कर दिया है, जिस डिसीजन में मणिपुर की गवर्नमेंट को पहले ऑर्डर्स दिए थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि वो मणिपुर स्टेट में मेती कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड कर लें। मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद मणिपुर स्टेट में काफी सिवियर एथनिक वायलेंस शुरू हो गया था, जो काफी समय तक न्यूज में भी थे। आई एम श्योर यू रिमेंबर दोज इवेंट्स। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर को विदड्रॉ कर लिया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए थे कि आप मेती कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लें, उन्होंने इस ऑर्डर को विदड्रॉ कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं कि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब को आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ अगर जरूरी होती है तो वो एक लिस्ट बनाती है, जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में मेंशन होता है कि वो कौन कौन सी कास्ट हैं, रेसेस हैं, ट्राइब्स हैं और ग्रुप्स हैं जिनको स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में और स्केड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। और प्रेसिडेंट की इस लिस्ट को फिर सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कास्ट, रेसेस, ट्राइब्स और ग्रुप्स फ्रॉम द स्केड्यूल्ड कास्ट लिस्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल 341 को भी आप अपनी लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ लें। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ड्यू टू व्हाट हैज हैपेंड इन मणिपुर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक मेजर न्यूज इवेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट है कैबिनेट के द्वारा लिया गया एक डिसीजन विच इज रिलेटेड टू द इंडियन स्पेस सेक्टर। तो फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन में इंडिया के स्पेस सेक्टर में 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है। और इस डिसीजन से गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इंडिया के स्पेस सेक्टर जर्नी में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अब पार्टिसिपेट करेंगे एंड दिस इंडस्ट्री विल ग्रो। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडर्स इन द स्पेस इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन एग्रीकल्चर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है अनाउंस किया गया फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंडिया में शुगर केन के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस को अनाउंस कर दिया है। ये FRP होगा शुगर सीजन 2024-25 के लिए, यानी कि इस साल के लिए, और ये पिछले साल के कंपैरिजन में 8% ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ये फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस होता क्या है। आई होप आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, बट वील ब्रीफली मेंशन इट अगेन। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है, उसी तरीके से शुगर केन के लिए गवर्नमेंट फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस को अनाउंस करती है। दिस FRP is a minimum price set by the Indian government for sugarcane farmers to ensure fair returns
टू द फार्मर्स। फ्रेंड्स, ये FRP वो मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मिल्स को शुगर केन को देना पड़े। इस FRP को भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है, इस समय इंडिया में काफी प्रचलित इलीगल लेंडिंग एप्स, जो ऐसी काफी सारी एप्स हैं जिनकी वजह से काफी सारे लोगों को हार्म भी हुआ है, कई सारे लोगों ने सुइसाइड भी किया है। तो इन इलीगल लेंडिंग एप्स के ग्रोथ को एड्रेस करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला है कि इन अनऑथराइज्ड इलीगल लेंडिंग एप्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए जाने जरूरी हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या स्टेप लेती है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फिलहाल हम बात करते हैं इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। फ्रेंड्स, FSDC को बनाया गया था 2010 में। इस बॉडी को हेड करती हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फिलहाल है निर्मला सीतारमन। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। जिस तरीके से GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल भी कोई लेजिस्लेटिव या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है अपने एक ऑर्डर के थ्रू। तो इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का बैकग्राउंड है 2008 में हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसके बाद रघुराम राजन कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन। इस FSDC का एक मेजर रोल है कि इंडिया की इकोनॉमी में इस तरीके के मेल्टडाउन्स ना हो, और इसका काम है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट कर रही अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। वो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, IRDA और PFRDA। आई होप इन चारों के बारे में आपको अब तक पता है। अगर नहीं पता तो इन चारों इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लें। ये बहुत मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली दी गई एक मेजर जजमेंट विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके बारे में हम पहले बात ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से इलाबोरेटली इस पर बात करते हैं फॉर द लास्ट एंड फाइनल टाइम। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रिसेंट जजमेंट में गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो अपनी पॉलिसीज में फॉरेस्ट की डेफिनेशन के लिए 1996 में TN गोदावरम केस में सेट की गई फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग को माने। मतलब कि फॉरेस्ट क्या है, इसके लिए वो 1996 में दी गई TN गोदावरम जजमेंट में दी गई डेफिनेशन को फॉलो करें। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023 पर चल रही सुनवाई पर इस 2023 के लॉ को जिन पिटीशंस ने चैलेंज किया है, इन पर जो सुनवाई चल रही है, जब तक इन पिटीशंस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे दिया जाता तब तक इस ऑर्डर को गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह भी ऑर्डर दिए हैं कि वो पब्लिकली डिक्लेयर करें, पब्लिकली इस डेटा को रिलीज करें कि वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको अलग अलग स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द गवर्नमेंट टू रिलीज दिस डेटा पब्लिकली। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है। व्हाट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था 1980 में इंडिया में डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगाने के लिए, और इस एक्ट ने अपने इस रोल को बखूबी निभाया भी है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हर साल जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है, जो फॉरेस्ट को किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जाता है, वो रेट अब इस लॉ के पास होने से पहले का जो रेट था उसके कंपैरिजन में केवल अब 10% ही है। फ्रेंड्स, जब इस लॉ को पास किया गया था इनिशियली, यानी कि शुरुआत में, तो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के प्रोविजंस सिर्फ अप्लाई होते थे उन एरियाज में जिनको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में एज अ फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज किया गया था, या फिर जिन एरियाज को स्टेट गवर्नमेंट ने
1980 तक अपने रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया था। पर फ्रेंड्स फिर 1996 में एक मेजर जजमेंट दी जाती है जिसका नाम है टीएन गोदावरम जजमेंट, जिसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सभी तरीके के फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, रिगार्डलेस कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है। और इस जजमेंट में ये भी बोला जाता है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, और डीम्ड फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जिन पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इस समय अध्ययन कर रही है एक्सपर्ट कमिटीज के थ्रू कि क्या उनको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। तो ऐसे फॉरेस्ट लैंड को, ऐसे ग्रीन एरिया को भी डीम्ड फॉरेस्ट का टैग दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1996 की जजमेंट में बोला कि इन डीम्ड एरियाज पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, कुछ कुछ एस्टिमेट्स का ये कहना है कि इंडिया के ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया में 1% से लेकर 28% तक एरिया ऐसा है जो डीम्ड फॉरेस्ट हो सकता है, which goes on to say that deemed forest areas have a major share in India's green cover. फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनर पीस में बोला जाता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में काफी सारे ऐसे ग्रीन एरियाज हैं जिनका टाइटल, जिनकी क्लासिफिकेशन कि वो क्या है, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को या लॉ की एप्लीकेशन के केस में ये कंफ्यूजन होता है कि उन पर क्या लॉ एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल पास किए गए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 में ये जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उसमें ये कोशिश भी थी, उसमें ये प्रोविजंस भी थे कि ऐसे रीजन्स जिनको अब तक डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, उन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दे विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फ्रेंड्स, बात करते हैं पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 की, जिसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट्स किए थे। तो पिछले साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उसमें जो चेंजेस थे, उन चेंजेस के बाद वो फॉरेस्ट लैंड जो रेल लाइंस के दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है अप टू द मैक्सिमम साइज ऑफ 0.1 हेक्टेयर्स, उन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दे विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। मतलब रेल की पटड़ी के दोनों तरफ 0.1 हेक्टेयर तक जो भी एरियाज होंगे उन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। और बाकी और चेंजेस की बात करें तो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के 100 किलोमीटर के अंदर तक जो भी फॉरेस्ट लैंड है उस पर भी, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी फॉरेस्ट लैंड है जो कि स्ट्रेटेजिक है, जिनका एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रोटेक्शन में एग्जेम्प्ट होंगे। मतलब उन पर भी, वहां पर भी डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और जो चेंजेस हैं फ्रेंड्स, फॉरेस्ट एरिया में सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 हेक्टेयर तक गवर्नमेंट यूज कर सकती है विदाउट कंप्लाइंग विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में गवर्नमेंट 5 हेक्टेयर्स तक यूज कर सकती है विदाउट फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करते समय कहना था कि ये एग्जेम्पशंस जरूरी हैं ट्राइबल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट का ये भी कहना था इन फॉरेस्ट रीजन में इको टूरिज्म से, जू बनाने से, सफारीज बनाने से वहां पर रहने वाली लोकल कम्युनिटीज को रोजगार भी मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिटिक्स का कहना है जो इन पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट्स को ओपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनका कहना है कि ऐसे प्रोविजंस जो स्पेशल सिनेरियो में गवर्नमेंट को पावर देते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिसेंटली दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट की। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली दिए गए जजमेंट में ये आइडिया मिलता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट्स, जिन अमेंडमेंट्स की हमने अभी बात की, जिनको पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको फॉरेस्ट गवर्नेंस के लिए माना नहीं जाएगा। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फॉरेस्ट गवर्नेंस। इस रीसेंट जजमेंट में स्टेट्स को ऑर्डर दिए गए हैं
और सेंटर को बोला गया है कि वो पब्लिश करें कि उनके स्टेट में जो जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं उनकी डिटेल्स को पब्लिकली डिक्लेयर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट में ये भी बोला है कि गवर्नमेंट के फॉरेस्ट एरियाज में जू बनाने के प्लान, सफारीज बनाने के प्लान, ये सब मान्य नहीं है। दे हैव बीन स्ट्रक डाउन। अब फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट ही एक इंटरिम जजमेंट थी। दिस वाज एन इंटरिम ऑर्डर। इस पूरे केस पर, इन पिटिशंस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। अब इस इवेंट में भी जो भी अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। फ्रेंड्स, इंडिया के कुछ ओपोजिशन रूल स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, जैसे कि केरला या फिर तमिलनाडु, उनका कहना है, उनका ये आरोप है कि सेंटर के द्वारा किए जाने वाले फाइनेंशियल डिवोल्यूशन में उनको उनका फेयर शेयर, उनको उनका जायज हक नहीं मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो टैक्सेस को डिवाइड करती है, हर साल अलग अलग स्टेट्स को पैसे देती है, उस एलोकेशन में सदर्न स्टेट्स का कहना है कि उनको जितना हक मिलना चाहिए, जितना शेयर मिलना चाहिए, उनको कम शेयर मिलता है। इन स्टेट्स का ये आरोप है कि जितना वो टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली उनको वापस नहीं मिलता। दे गेट प्रोपोर्शनेटली लेस शेयर देन दे कंट्रीब्यूट। इन स्टेट्स का कहना है, दे एडवोकेट, कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला ये बंटवारा, इट शुड बी मोर इक्विटेबल एंड प्रोपोर्शनेट। मतलब जो स्टेट जितना टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, उनको उसी प्रोपोर्शन में सेंटर के द्वारा फाइनेंशियल डिवोल्यूशन से पैसे भी मिलने चाहिए, इन लाइन विद देयर कंट्रीब्यूशन टू द टैक्स रेवेन्यू। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि टैक्सेस का जो डिविजिबल पूल होता है, जिसमें से शेयरिंग होती है, वो क्या है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 270 में इसकी बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 270 आउटलाइन करता है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर। जिन टैक्सेस को यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने बीच में और स्टेट्स के बीच में, ये टैक्सेस होते हैं जिस तरीके से कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और सेंटर का शेयर इन द आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन टैक्सेस को यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर बाद में फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इन टैक्स के प्रोसीडिंग्स का जो डिवीजन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जिस कमीशन को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में, और जिसको हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आई होप आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी पता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट गवर्नमेंट शेयर के टैक्सेस के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड्स भी रिसीव करती है। दिस ग्रांट इन एड इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और किस स्टेट को कितना ग्रांट इन एड मिलना चाहिए, ये भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करती है। तो फ्रेंड्स, टैक्सेस का जो ये डिविजिबल पूल है, जो कॉमन पूल है, जो कॉमन पूंजी है जिसमें से डिवीजन होता है, इस कॉमन पूल में सेस से जो पैसे आते हैं या फिर सरचार्ज से जो पैसे आते हैं, जिनको सेंटर लेवी करता है, तो ये सेस और सरचार्ज के प्रोसीड्स इस डिविजिबल पूल में नहीं होते। सेस और सरचार्ज से जो भी पैसे आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट वो पैसे किसी के साथ नहीं बांटती। इट इज हिज ओन मनी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस बेसिक टॉपिक जिसकी हम पहले काफी बार बात कर चुके हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है। सो वी जस्ट स्पोक, इसको हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये पूरी तरीके से डिसाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट। इसके 5 मेंबर्स होते हैं, विच इंक्लूड चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, और सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही 16th फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसको हेड करेंगे डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। जब इस न्यूज को अनाउंस किया गया था तब हमने इसको फॉलो किया था। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नोट्स, एंड आई होप आपको भी 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में पता है। ये रिसेंटली बनाई गई 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देगी 2026 से 2031 के पीरियड के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्टेट्स के बीच में जो एलोकेशन होता है
उसका क्या बेसिस होता है, व्हाट इज द बेसिस फॉर एलोकेशन। तो फ्रेंड्स 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस में बोला गया था कि यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस का डेवल्यूशन होगा वो होगा 41% एंड 59%। मतलब डिविजिबल पूल में से 41% स्टेट्स के बीच डिवाइड होगा और 59% विल बी केप्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो 41% और 59% का डेवल्यूशन है इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवल्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की बात करते हैं। मतलब स्टेट्स के लिए जो 41% शेयर है उसको किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के बीच शेयर किया जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया की हम अभी बात करते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया है, पहला है और सबसे मेजर है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या होता है इसकी बात करते हैं। इनकम डिस्टेंस में एक स्टेट को उस स्टेट के साथ जिसकी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया में हरियाणा वो स्टेट है, उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस बिहार जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है, बिहार को हरियाणा के साथ कंपेयर किया जाएगा कि इन दोनों स्टेट की पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बिहार को उस बेसिस पर ज्यादा शेयर मिलेगा। स्टेट्स विद लोअर पर कैपिटा इनकम रिसीव अ हायर शेयर फॉर इक्विटी, क्योंकि इनकम डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि उस स्टेट को सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस के डेटा के बेसिस पर जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसको ज्यादा शेयर मिलता है और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होती है उसको कम शेयर मिलता है। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का जो एक और क्राइटेरिया है वो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। किसी राज्य में कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, इस बेसिस पर भी एलोकेशन किया जाता है। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का फोर्थ क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। मतलब जिस स्टेट ने अपने स्टेट में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, इस बेसिस पर भी, इस सक्सेसफुल एफर्ट पर भी उस स्टेट को इंसेंटिवाइज किया जाता है, उसको ज्यादा शेयर मिलता है। और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का फिफ्थ एंड फाइनल क्राइटेरिया है टैक्स एफर्ट। मतलब जिस स्टेट में टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, मोर एफिशिएंट होता है, उस बेसिस पर भी उस स्टेट को टैक्स डेवल्यूशन में एक एडवांटेज दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का जो 40% स्टेट्स का शेयर है उस 41% को किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में बांटा जाएगा, उसके 5 क्राइटेरिया हैं अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन। वो है इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड फाइनल टैक्स एफर्ट। तो अब इस पीस में बात की गई है कि इस प्रोसेस में क्या इश्यूज हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को ज्यादा अथॉरिटी दी गई है। दिस इज द डिजाइन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू नो अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर। पर फेडरलिज्म जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और फेडरलिज्म में ये जरूरी है इंश्योर करना कि किसी भी स्टेट को डिसएडवांटेज ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि उसको कम शेयर दिया जा रहा है, उससे कम जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो स्टेट्स शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाने वाला सेस और सरचार्ज, जो कि टैक्स रिसीट्स का एक 23% शेयर है। यू कैन इमेजिन हाउ बिग अ शेयर इट इज, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ टोटल टैक्स रिसीट्स। इस पार्ट को, इस सेस एंड सरचार्ज से होने वाले रेवेन्यू को डिवाइड नहीं किया जाता। दिस इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। और क्योंकि सेस एंड सरचार्ज को शेयर नहीं किया जाता तो टेक्निकली स्टेट्स का जो शेयर होता है वो रफली 32% ही है फ्रॉम द टोटल टैक्स रेवेन्यू, जो कि 41% जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है उससे काफी कम है। और अलग अलग स्टेट्स को मिलने वाले अमाउंट में भी काफी वेरिएशन है, चाहे उन दोनों स्टेट्स ने इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना किया हो। जो स्टेट्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं उनको कम पैसे मिलते हैं कंपेयर टू द स्टेट्स विच आर स्टिल डेवलपिंग, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। और सदर्न स्टेट्स को जो पिछले काफी समय से पैसे मिल रहे हैं, ये शेयर फ्रॉम द पास्ट 6 फाइनेंस कमीशंस ड्रॉप होता आ रहा है। और ये शेयर कम इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की फाइनेंस कमीशन की
ये कोशिश रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी हो, जो स्टेट्स जो ज़्यादा डेवलप नहीं हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएं ताकि वो डेवलप हो सकें। तो अब इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं इस ब्यूटीफुल पार्ट के साथ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो इस पीस के ऑथर स्टेट्स के बीच इक्विटी ऑफ फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए 3 मेजर रिकमेंडेशंस देते हैं। पहला रिकमेंडेशन है जो डिविजिबल पूल है, जो टैक्सेस हैं जिसमें से शेयरिंग की जाती है, उसके साइज को ही बड़ा कर दिया जाए। अब ये कैसे होगा? यूनियन गवर्नमेंट जो सेस एंड सरचार्ज को लेवी करती है, इस सेस एंड सरचार्ज को जो कि शेयर नहीं किया जाता उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए और डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, जिसके बाद शेयरेबल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा रिकमेंडेशन है डेवोल्यूशन में दिए जाने वाले वेटेज में एफिशिएंसी क्राइटेरिया को और महत्व देने का। मतलब जो स्टेट जीएसटी में फॉर इंस्टेंस ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, जो टैक्स शेयर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, ही शुड बी रिवॉर्डेड। और तीसरा रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स की भी राय लेना, स्टेट्स की भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। फ्रेंड्स, जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल में हर एक स्टेट रिप्रेजेंटेड है, इस पीस के ऑथर बोलते हैं फाइनेंस कमीशन में भी स्टेट की पार्टिसिपेशन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उनकी राय ली जा सके, उनको और फॉर्मल तरीके से सुना जा सके, उनके ओपिनियंस को ऑन रिकॉर्ड लिया जा सके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन, गुड बाय। 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 इन द नेक्स्ट